नमस्कार। कार्यक्रम पशुधन चर्चा भारत का किस मीडिया में आपका स्वागत है। आजकल देश में पशुओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बीमारी चल रही है, जिसका नाम लंपी त्वचा रोग है। इस लंपी त्वचा रोग के कारण मुख्यतया गौवंशीय पशुओं की मृत्यु भारी संख्या में हुई है। अतः इस रोग के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पशु रोग विशेषज्ञ और हमारे सीनियर डॉक्टर केपी सिंह जी हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर राजपाल दिवाकर, धन्यवाद। और आपने हमें इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। थैंक यू सर। सर, ये एक लंबी से क्वेश्चन की लिस्ट है जी और कुछ हमारे फार्मर्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे छात्र छात्राओं का है। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमारे जो फार्मर्स जानना चाहते हैं कि लंपी त्वचा रोग है क्या? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं भी ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न के माध्यम से 2 मिनट में मैं इसके बारे में एक सारांश टाइप का बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में लंपी त्वचा रोग, जिसको हम लोग लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं, LSD कॉमन इस तरीके से फेमस हो चुका है, लंपी डिजीज, लंपी स्किन डिजीज, लंपी त्वचा रोग। वैसे इसको नीथलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को। इस बीमारी की खास बात, इसको हम कहते हैं ना, जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है, ये गोवंशी बेसिकली गोवंशी पशुओं में और महिषवंशी पशुओं में, बड़े पशुओं में होने वाला एक त्वचा पर गांठ होने वाला रोग है, जिसमें पशुओं को तेज बुखार, उसके त्वचा पर 10 से 12 मिलीमीटर की गांठें, तेज बुखार, निमोनिया कभी कभी हो जाती है अगर आपने उसको बहुत दिन तक इग्नोर किया, नाक से पानी आता है, आंखों से लगातार आंसू आते हैं। और ये पॉक्स विरिडी नामक फैमिली से कैप्री पॉक्स वायरस द्वारा, जो कि एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, इसके द्वारा होने वाला ये रोग है। अब जहां तक इस रोग की बात करते हैं हम, चूंकि ये वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है, और इस बीमारी के बारे में बात करें तो जब तक इसके इतिहास के बारे में हम बात नहीं करेंगे तब तक बात अधूरी रहेगी। सबसे पहले यह बीमारी 1929 में जाम्बिया में जो कि रिपोर्ट की गई, और उसके बाद समय समय पर साउथ अफ्रीकन कंट्री के साथ साथ उस साउथ अफ्रीकन कंट्री और अफ्रीकन देशों से बाहर निकलते निकलते, अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्री से बाहर निकलते निकलते 1989 में इजराइल में इसका आउटब्रेक हुआ, और 2019 में बांग्लादेश के रास्ते, ये 2019 में इसका बांग्लादेश में आउटब्रेक हुआ, और 2022 में हमारे भारत देश में उड़ीसा और के माध्यम से, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई सारे स्टेट को इसने प्रभावित किया। और देखा जाए तो ये लंपी त्वचा रोग आज के समय में, जो कि गोवंशी पशुओं को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है, महिषवंशी पशुओं को उतना प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ये अपनी चपेट में ले चुका है, जिससे हमारी डेयरी इंडस्ट्री को लगभग 35 से 65% इन टर्म ऑफ, चाहे हम दूध उत्पादन की बात करें या पशुओं की जो हाइट का जो यूज होता था उसकी बात करें, या इन टर्म ऑफ वैक्सीनेशन, जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए, हमारी डेयरी इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा झटका इसका लग चुका है। तो लंपी त्वचा रोग विशेष रूप से पशुओं की त्वचा में पाई जाने वाली 10 से 12 मिलीमीटर की गांठें होती हैं, जो त्वचा के साथ साथ और जगहों पे पाई जाती है, लेकिन पूरे त्वचा में पाई जाती है, जिसमें पशु को तेज बुखार हो जाता है, पशु के नाक से पानी आता है, आंख से स्राव निकलता है, और ये वायरस पशु के शरीर में जितने स्राव होते हैं वहां से ये निकल सकता है, उसमें पाया जाता है। और साथ ही साथ ये रक्त चूसने वाले कीड़े इसके वाहक का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब, सर, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है। हमारे पशुपालक जरूर आपकी जो जानकारी आप दे रहे हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा और अपने पशुओं को स्वस्थ साफ सुथरी जगह में रखेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न है कि लंपी त्वचा रोग क्या केवल बड़े ही पशुओं में पाया जाता है? छोटे पशुओं में देखने को? जी जी जी, लंपी, ये आपका प्रश्न पूरा करें डॉक्टर साहब। बड़े पशुओं में ही पाया जाता है, यही प्रश्न है ना, लंपी त्वचा रोग? जी सर,
लंपी त्वचा रोग क्या केवल बड़े पशु में ही देखने को मिला है? छोटे पशुओं में इसका कोई ये इस तरह की बिल्कुल कोई सूचना? बहुत अच्छा प्रश्न है जिस भी ऑडियंस ने पूछा है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। कारण कि लंपी त्वचा रोग, जैसा कि मैंने अभी अपने सारांश में बताया, ये गोवंश विशेष रूप से बड़े पशुओं में ही पाया जाता है, कैप्री पॉक्स वायरस के द्वारा होता है और ज्यादातर ये गोवंशी पशुओं को प्रभावित करता है। महिष वंशी पशुओं में चूंकि उसकी त्वचा, ये त्वचा जो होती मोटी होती, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे फैट का डिपोजिशन होता है, त्वचा मोटी होती है तो उसको उतना पाया जाता है। भैंस में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, गोवंशी पशु और महिषवंशी पशु और उसके प्रोजनी यानी उससे उत्पन्न संतति में पाया जाता है। जहां तक छोटे पशु की बात कर रहे हैं आप, बकरी और भेड़, इससे कैप्री पॉक्स वायरस, बकरी और भेड़ में सीप पॉक्स और गोट पॉक्स वायरस पाए जाते हैं। बकरी में गोट पॉक्स और भेड़ों में सीप पॉक्स वायरस। लेकिन इन पशुओं में ये रोग, कैप्री पॉक्स के द्वारा ये रोग नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गायों में, भैंसों में या उनसे उत्पन्न होने वाली संतति में पाया जाता है। छोटे पशुओं में इसका संक्रमण सर, नहीं है। अगर हम पशुओं की बात करें डॉक्टर साहब, जैसे अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, चूंकि स्किन की बीमारी है, अगर देखा जाए तो कुछ वाइल्ड लाइफ जैसे हमारा जिराफ है, इसके लिए सेंसिटिव है। जिराफ में तो ये रोग हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ज्यादा वाइल्ड लाइफ में इसका ऑब्जर्वेशन अभी नहीं किया गया है। जिराफ में कुछ जगहों पे, जैसे अफ्रीकन कंट्री में, इसका कुछ रिपोर्टें आई हैं कि जिराफ में, वाइल्ड लाइफ में हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन चूंकि अपने यहाँ पाया नहीं गया तो बहुत ज्यादा इसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया है। रक्षा जी सर, एक नई जानकारी मिली आपके माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन है कि लंपी त्वचा रोग एक पशु से दूसरे पशु में कैसे फैलता है? कौन कौन से इसके वेक्टर हैं जी जो जी जी एक से बिल्कुल दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं? बिल्कुल। अभी चूंकि ये फैलने की जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लंपी त्वचा रोग, जैसा मैंने बताया कि पशु के शरीर से पहले, सबसे पहले त्वचा ये किससे किससे फैलता है ये जानने के लिए आवश्यक है कि ये वायरस कहाँ कहाँ और कितने दिन ये पाया जाता है। ठीक है ना? पहले पशु के शरीर में ये वायरस कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक बार पशु को संक्रमण हो गया तो 1 से 5 दिन में कोई भी वायरस, ये जैसा कि मैंने बताया डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, थोड़ा भारी वायरस है, बड़ा वायरस है, और ये वायरस एक बार पशु के शरीर में, अगर पशु के संक्रमण में पशु उसके चपेट में आता है तो 1 से लेकर के 5 दिन में वो अपना लक्षण दिखाता है। अब ये वायरस कहाँ, पशु के शरीर में पाए जाने वाले जितने भी सिक्रीशन है, चाहे वो उसके नाक से निकलने वाला स्राव है, नेजल डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, सलाइवा है, सीमेन है या मिल्क है, इन सब में ये वायरस पाया जाता है। जैसे कि सीमन में ये पाया जाता है, इसके सलाइवा में पाया जाता है। सलाइवा में ये 11 दिन तक इन्फेक्शन होने के बाद 11 दिन तक जिंदा रहेगा। सीमन में ये 22 दिन तक जिंदा रहेगा। उसके ऊपर जो गांठें होती, वायरस का बड़ा जो उसके त्वचा में गांठें पाई जाती 10 से 12 मिलीमीटर की, उसका जो ड्राइड स्कैब बनता है, जो उसका लास्ट में नेक्रोस टिश्यू बन जाता है, उसके जो ड्राइड स्कैब में ये 36 दिन तक पाया जाता है और नेक्रोटिक टिश्यू में 33 दिन तक पाया जाता है। तो ये जितने भी स्राव हैं और उसके स्किन की गांठें, उसमें वायरस पाया जाता। अब ये फैलता दूसरे पशुओं को कैसे फैलता है? सबसे पहले चीज कि ये इसका वाहक जो है, रक्त चूसने वाले कीड़े, कोई भी कीड़ा जो पशुओं का रक्त चूसता है वो इसका वाहक होता है। चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे एडीज हो, चाहे कीड़े, जो भी मक्खी, मच्छर, टिक्स, जो किलनियां पाई जाती हैं, वो ये सारे के सारे इसका वाहक होती हैं। अगर ये वायरस से संक्रमित हैं तो दूसरे पशु का रक्त चूसेंगी तो उसके शरीर में इसको इनोकुलेट कर देंगी और उसमें वो फिर बीमारी का कारण बनता है। दूसरा, इसके बीमार पशु से, प्रभावित पशु से निकलने वाला स्राव, चाहे उसका नेजल डिस्चार्ज, जैसा मैंने बताया, आकुलर डिस्चार्ज, या जो भी उसका स्राव है, वो उसके बिस्तर को, पशु के बिस्तर को, पशु के किसी भी चीज को, पशु के बिछावन को या पानी पीने को अगर वो संक्रमित करेगा, चूंकि ये फोमाइट्स में और उस समय बहुत समय तक, थोड़ा हार्डी वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो है हार्डी वायरस है, हार्डी वायरस होने के नाते बहुत समय तक उसमें पाया जाता है, तो इसके द्वारा संक्रमण फैल सकता है उसके फोमाइट से, यानी उसके आसपास की जो चीजें हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पशु का मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह होगा तो उससे
इस बीमारी की फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इस पशु के मूवमेंट को इसमें रोक दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बहुत सारा उसमें बहुत क्लियर नहीं हो पाया कि जैसे अगर किसी जगह पे पशु को खुली जगह में रखना चाहिए, हवादार जगह में रखना चाहिए, लेकिन ये चीज अभी कंफर्म आज तक नहीं कंफर्म हुई। डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी एक पशु अगर दूसरे पशु के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट से इसका ट्रांसमिशन अभी ये प्रूव नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ लोग अभी जो इसमें दोनों बातें चल रही डॉक्टर साहब कि कुछ लोग कह रहे हैं होता है, कुछ वैज्ञानिकों को मानना है नहीं होता है, लेकिन अभी इसका प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट की थ्योरी अभी पूरा प्रूफ नहीं हो चुकी, लेकिन इसके द्वारा जो भी वायरस का मैंने जो सोर्स बताया उससे ये फैलता है, तो इन सब तरीकों से ये फैलता है। लेकिन फैलाने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, रक्त चूसने वाले कीड़े, चाहे वो जू हो, चाहे किलनी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो या कोई भी आर्थ्रोपोड्स हो, वो इसको फैलाने में सहायक होते हैं। तो हमारे पशुपालक भाई जो सुन रहे हैं हमारी बातें, वो थोड़ा सा ध्यान दें। जहां पर भी आप अपने पशुओं को बांधते हैं वहां पर नीम की पत्ती का धुआं या कुछ पत्तों का धुआं करें, ताकि कम से कम मच्छर मक्खी रहेंगे, तो आपके जो पशु हैं वो हो सकता है कि इस बीमारी से बचे रहें। बच्चे सर, चौथा जो क्वेश्चन है वो लंपी जी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, रोकथाम के लिए डॉक्टर साहब, ये लंपी त्वचा रोग की रोकथाम के लिए 4-5 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक जो थ्योरी है कि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज का तरीका होता है। तो बचाव जानने के लिए सबसे पहले हम हमारे यहाँ, जैसे हम सब लोग जहाँ पे हैं, हमारे भारत देश में, हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। तो सबसे पहले टीकाकरण करवाना है, ये बहुत जरूरी है। अपने कुछ लोगों में हिचक होती है कि पशु का दूध कम हो जाएगा टीकाकरण करवाने से, या कोई और समस्या आ जाएगी। तो हमारे यहाँ अभी, चूंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में ये फर्स्ट टाइम इसका इंसिडेंस हुआ, आउटब्रेक हुआ है, इस तरीके से पहली बार प्रवेश हुआ है। तो एज पर जो WHO की गाइडलाइन है और OIE की रिकमेंडेशन है, उसके अकॉर्डिंग गोट पॉक्स वैक्सीन जो है, चूंकि ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है और ये कैप्री पॉक्स वायरस से मिलता जुलता वायरस है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, गोट पॉक्स वैक्सीन, वो पशु को इम्यूनिटी देने में कारगर है। तो इसका टीकाकरण, गोट पॉक्स वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है। बड़े पशुओं में, गायों में विशेष रूप से हम लोग गायों में टीकाकरण किया जा रहा है, क्योंकि गाय ज्यादा प्रभावित हो रही, गोवंशी पशु ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसका करना है, टीकाकरण आवश्यक है। दूसरी चीज, इसमें ये देखा गया है कि इसका सबसे पहले जानना जरूरी है कि किन पशुओं को ज्यादा प्रभावित करता है। तो जैसे हमारा गोवंशी पशु में जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, उसके लिए कम सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू क्रॉस ब्रीड। यानी कहने का मतलब, जो विदेशी नस्ल के पशु हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हमारे भारतीय नस्ल, जैसे हमारे साहिवाल है, थारपारकर है, या हरियाणा है, या जो भी हमारी देसी पशु हैं, उनकी तुलना में कम प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे यंगर, यानी जो नए पशु बछड़े हैं, वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इन कंपेरिजन टू ओल्ड पशु। और जो पशु दुधारू पशु हैं, जल्दी ब्याने वाले पशु हैं, वो ज्यादा प्रभावित, गोवंशी पशु, वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इससे। तो इन पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराना है। और साथ ही साथ पशु की इंटरनल इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पशु को सुपाच्य भोजन दें, सुपाच्य खाना पीना दें, बैलेंस्ड राशन दें। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो उसको कोई भी मिनरल मिक्सचर है, मल्टीविटामिन है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर अगर दें तो अच्छी बात रहेगी। तीसरा, बरसात के सीजन में देखा गया इसका इंसिडेंस गर्मी के महीने में, कुछ अफ्रीकन कंट्री में गर्मी के महीने में, हमारे यहाँ बरसात के महीने में, जब इसके हाई, जिसमें कहते हैं ना, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है, उस कंडीशन में इसका ज्यादा तेजी से फैलाव होता है। क्योंकि इसके जो वेक्टर हैं, जो वाहक है, हमने बताया मक्खी, मच्छर, जो किलनियां हैं, उनके ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद मौसम होता है। तो कोशिश करें, किलनियों को जैसे आपने बताया, शाम को धुआं करें, नीम की पत्ती का धुआं करें, साफ सफाई करें। और ये वायरस जो सेंसिटिव है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड 2 से 3% का हफ्ते में एक दिन छिड़काव कर दें अपने पशुओं के गौशाला में, अपने पशुशाला में। साथ ही साथ अगर बीमारी आ रही है तो एक पशु चिकित्सक की राय से, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, किलनियों की संख्या को
मच्छरों की संख्या को हम धुआं करके कर सकते हैं। किलिनियों की संख्या को कम करने के लिए हम एक्टोपैरासिटिक इन्फेस्टेशन जो हो रहे हैं उसको रोकथाम के लिए उसकी हम पशु चिकित्सक की सलाह से उसका दवा पान करवाएं। तो इन बीमारियों से इसको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ साफ सफाई और खुली हवा में पशु को रखें, ये महत्वपूर्ण कदम हो सकता है पशु को इस बीमारी से बचाने के लिए। और अगर कोई पशु, मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई पशु संक्रमित पाया जाता है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके डेड बॉडी को, उसके कारकस को खुले स्थान पर न छोड़ें, उसको 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोद करके उसको उसमें गाड़ दें। साथ ही साथ चूना और नमक, उसमें अल्टरनेट लेयर पे मिट्टी, चूना, नमक डालते रहें और उस एरिया को फेंस कर दें जिससे वो किसी के संपर्क में ना आए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पशु को लंपी स्किन डिजीज से बचाया जा सकता है। जैसा सर गांव में देखा गया है कि जो चारागाह होता है वहां पर जो मरे हुए पशु को फेंक देते हैं गांव के लोग, और वहां जो स्वस्थ पशु है वो चारा चरने जाता है। तो क्या मरे पशु से इसमें होने की संभावना रहती है? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे जैसा कि आप मरे पशु लोग चारागाह में खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो इससे 2 तरीके से बीमारी फैल सकती है। एक तो मैंने बताया कि उसके जो स्किन पे ड्राइड स्कैब है उसमें वायरस कितने दिन तक रहता है। वायरस जो पाया जाता है उसके शरीर में 8 से 9, जो उसका ब्लड है, उसका खून है, उसमें 8 से 9 दिन तक पाया जाता है। उसका जो ड्राइड स्कैब है उसमें 36 दिन तक, जो उसका नेक्रोस टिश्यू है उसमें 33 दिन तक। इसके अलावा अगर पशु मरता है तो इसके जितने भी मिश्रल ऑर्गन हैं, इसमें निमोनिया होता है। लास्ट में निमोनिया होने के कारण लंग्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके जितने भी मिश्रल ऑर्गन है, इस एबोमिज्म में नोड्यूल पाए जाते हैं डॉक्टर साहब इस बीमारी में। साथ टेस्ट, अगर मेल है तो उसके टेस्टिकल में पाए जाएंगे, फीमेल है तो उसके यूट्रस में पाए जाएंगे। तो ये नोड्यूल संक्रमित होते हैं, वायरस हार्डी होता है। तो एक तो वहां पे मक्खी मच्छर जो होंगे वो वाहक हो जाएंगे, साथ ही साथ ही इन्फेक्शन फैलाने में मदद करेंगे। तो उसको खुली हवा में बिल्कुल, चारागाह में बिल्कुल नहीं डालना है, खुली हवा में बिल्कुल ओपन में नहीं डालना है। इसको बिल्कुल जमीन के अंदर, जैसे मैंने बताया, 8 से 10 फीट गड्ढा खोद करके उसको गाड़ देना चाहिए। खुली हवा में इसको फेंकने से बीमारी फैलने की और आउटब्रेक होने की संभावना प्रबल हो जाएगी इस बीमारी में। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दिया। क्या सर लंपी त्वचा रोग का कोई घरेलू उपचार भी है? जैसा कि सुनने में आता है, जैसे राजस्थान की तरफ कुछ हमारे पशुपालक संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि लंपी त्वचा रोग को हम घरेलू उपचार से भी सही कर सकते हैं। तो क्या साइंटिफिक ये प्रूफ है कि घरेलू उपचार से वो सही हो सकता है? जो आप देसी उपचार की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका कहने का मतलब जैसे देसी उपचार, देखिए इसमें चूंकि हम लोग चूंकि पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें जो भी कार्य करना है पशु चिकित्सक की सलाह से करना है। इस बीमारी का मान लीजिए आप किसी भी कारण से 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं फील्ड में इस बीमारी में, जो मैं अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, उस पर मैं आऊंगा। हमारा जो अपना अनुभव कहता है कि इस बीमारी में 2 चीजें महत्वपूर्ण निकल करके आई हैं, जो थ्योरेटिकल है, जो प्रैक्टिकल है, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट, अलग अलग चीजें पाई जा रही हैं। जैसे कि इस बीमारी में अगर आपका पशु किसी बीमारी से संक्रमित हो गया है, इस बीमारी से, लंपी बीमारी से संक्रमित हो गया है, सबसे पहले चूंकि वायरल डिजीज है, जिसकी जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वो उतना ज्यादा वो प्रभावित होगा, और उन पशुओं को ज्यादा प्रभावित करता है जिसके अंदर इंटरनल इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो सबसे पहला जो काम करना, अगर आपका पशु चपेट में आया, नजदीकी पशु चिकित्सालय पे संपर्क करके पशु चिकित्सक की सलाह से, चूंकि वो आपके पशु को, आप अगर पशु प्रभावित है कुछ मत करिए, आप एक फोटो खींच लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए उसका, आप जानवर नहीं ले जाना है आपको, चूंकि इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आप उससे संपर्क कर लीजिए। तो उसकी सलाह से इसमें 2 चीजें, 2 ड्रग्स बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं इसको होने के बाद कंट्रोल करने के लिए। एक डोरामेक्टिन, इसका इंजेक्शन आप अगर पशु चिकित्सक की सलाह से लगवा लेंगे, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, वो पशु चिकित्सक आपको बताएगा। साथ ही साथ आइवरमेक्टिन दवाई, मिलती जुलती दवाइयां हैं जो कि पशु के स्किन इन्फेस्टेशन पे काम करती हैं,
ये बहुत ही कारगर है। अगर पशु में गांठें आ रही हैं तो गांठें बिल्कुल वो धीरे धीरे, उसका विकृत रूप नहीं आता, गांठें फूटने लगती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है इन फील्ड कंडीशन, अगर आपको इस चीज को करना है। जहां तक बाकी पशु चिकित्सक की सलाह से इसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसका पालन किया जाना। जहां तक देसी उपचार की बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे पशुपालक भाई कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। इस बीमारी में जो देखा गया है, राजस्थान में जो किया, राजस्थान में जो कि आयुर्वेद के द्वारा राजस्थान सरकार ने 3 तरीके की चीजें उन्होंने विधा बताई डॉक्टर साहब इस बीमारी के उपचार के लिए। तमिलनाडु ने कुछ किया, राजस्थान ने कुछ किया। हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस, हम अपना भी एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे देसी उपचार के लिए, जो कि बहुत ही कारगर है। तो पहले बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने जो इसमें आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के चिकित्सकों की सलाह से पशुओं को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और 1 से 3 दिन तक जो बीमारी होती है, मैंने कहा ना कि बीमारी 1 से 5 दिन में होती है, जब शुरू में जब गांठें आती हैं पशु के शरीर पे, तो पहले 3 दिन उन्होंने कहा कि 10 पान के पत्ते, 10 उसमें जो है काली मिर्च, और 10 ग्राम, 10 पान के पत्ते, 10 काली मिर्च, और साथ ही साथ 10 ग्राम नमक मिलाकर के गुड़ के साथ वो खिलाएं। मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये इफेक्टिव है, जो राजस्थान सरकार की रिकमेंडेशन है, आयुर्वेदिक डॉक्टरों के सलाह से जो वहां पे अपनाया गया, एक जो उन्होंने प्रोटोकॉल वहां का जारी किया डॉक्टर साहब। दूसरा, 3 से 14 दिन तक उन्होंने कहा कि उसमें आप हल्दी दीजिए, उसमें आप अलग अलग मात्रा में नीम दीजिए, तुलसी दीजिए, इसके अलावा आप साथ ही साथ गुड़ खिलाइए, काली मिर्च खिलाइए, इन सारी चीजों को दीजिए जो कारगर होगी। उसका भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे हमने उपयोग नहीं किया, लेकिन देसी उपचार इफेक्टिव है। और घाव पे लगाने के लिए जो राजस्थान सरकार की रिकमेंडेशन थी कि घाव पे लगाने के लिए आप ये जो है हल्दी, तुलसी का पत्ता, और साथ ही साथ मेथी, मेहंदी, इन तीनों को बराबर मात्रा में ले करके आप उसका लेप लगाइए। साथ उसमें जो है थोड़ा सा लहसुन का एक्सट्रैक्ट डाल दीजिए, थोड़ा उसका लेप लगाइए गोले के यानी गरी के तेल में मिला करके, तो कारगर है। ये तो रही राजस्थान, जैसा आपने चर्चा किया, इफेक्टिव है नहीं है इस पे, चूंकि हम लोगों ने उस फार्मूले को, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो चूंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कारगर हुई देसी दवाई जो हमने यूज किया और जो हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें जैसे तमिलनाडु में जो यूज हुआ, मैं तमिलनाडु का बताना चाहूंगा, क्योंकि उधर काफी पशु प्रभावित हुए। तमिलनाडु ने क्या किया इसमें कि जो पशु प्रभावित हुए उसमें नीम और हल्दी, नीम का पत्ता इसकी पिसवा करके बराबर मात्रा में हल्दी मिला करके उसके पूरे शरीर पे लेपन करवाया। उससे एक तो ये फ्लाई रिपेलेंट रहा, मॉस्किटो कंट्रोलिंग के लिए हेल्प किया, तो बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिली। हम लोगों ने क्या किया डॉक्टर साहब, इसमें सारी चीजों को पढ़ने के बाद अपनी परिस्थितियों का, चूंकि राजस्थान की परिस्थितियां अलग हैं, हमारे यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, तमिलनाडु की परिस्थितियां अलग हैं, हम लोगों ने क्या किया इस फील्ड कंडीशन में, अगर हमारे यहाँ पशु है, जो सबसे ज्यादा देसी उपचार का लाभ मिला है इसमें, एक तो सुपाच्य भोजन देना, मैंने आपको पहले ही बताया। साथ ही साथ इसमें इस बीमारी में क्या होता है, पूरे शरीर में गांठें आ जाती हैं। गांठों के कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले देसी उपचार में नीम की पत्ती, इसको आप पानी के साथ उबाल लीजिए। जब ये हल्का गुनगुना हो जाए, इस बीमारी में पशु के पैरों में सूजन भी आती है, जगह जगह जो डिपेंडेंट पार्ट होते हैं वहां भी सूजन आ सकती है, विशेष रूप से पैरों में सूजन आती, पशु लंगड़ाने लगता है, खड़े होने में दिक्कत होने लगती है। तो इसमें क्या करना है, एक नीम की पत्ती, पानी को उबाल लीजिए आप, आधी बाल्टी पानी में थोड़ा सा नीम का पत्ता, बिल्कुल 1-2 जो है 20 ग्राम के आसपास आप उसमें डाल दीजिए, हरा नीम का पत्ता उबाल लीजिए, हल्के गुनगुने तक ले आइए। आधी बाल्टी पानी में यानी 5 लीटर पानी में 2 चम्मच मैक्स सल्फ और आधा चम्मच नमक डाल करके पूरे शरीर का उसका 2 से 3 बार पूरे दिन में पोछा लगवाइए। तो जो इसके जो त्वचा पे जो पाए जाने वाले इसके जो गांठें हैं, एक तो वो मुरझाने लगती हैं, आइवरमेक्टिन, विशेष रूप से हम लोगों ने आइवरमेक्टिन की बात की, आइवरमेक्टिन देने के बाद। दूसरा, अगर पशु की गांठें इसमें बड़ी हो रही हैं, उसमें से होता क्या है कि गांठें इसमें 10 से 12 मिलीमीटर की होती हैं, और उसमें
दबाने शुरुआत में दबाने में दर्द होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, पीले रंग का स्राव निकलने लगता है। तो इससे बचाने के लिए पशु को गांठों को आगे संक्रमित होने से संक्रमित क्या, उसको फर्दर उसका जो कहते हैं ना कि उसका अलग रूप जो आता फूटने लगती है, उससे बचाने के लिए नीम की पत्ती पिसवा लीजिए बढ़िया से, और उसमें थोड़ा सा आप जो है बराबर मात्रा में, मैं भी कहूंगा बराबर मात्रा में हल्दी डलवा दीजिए। कच्ची हल्दी मिल जाए बहुत बढ़िया, आमा हल्दी जिसको कहते नहीं, हल्दी का पाउडर डलवा दीजिए, और 2 टिक्की कपूर की डलवा दीजिए, और चाहे गोले के तेल में या सरसों को तेल मिला करके उसको 2 घंटे 3 घंटे उसके पशु के शरीर में उसका लेपन करवा दीजिए। ये बहुत ही कारगर हो रहा है डॉक्टर साहब, पशु को उस घाव को भरने में और उस गांठ को सूखने में बहुत हेल्प कर रहा है। और तीसरी चीज, जो उसके स्कार गिर रहे हैं उससे फिर पशु में दाग भी नहीं पड़ रही है। तो ये हम लोगों ने देखा जो हमारे यहाँ कारगर हो रहा है कि नीम की पत्ती की पानी का पोंछा मैक्सेल और नमक के साथ, उसकी सुताई पैरों की, सूजन कम हो जा रही है, गांठें मुरझा जा रही हैं, साथ ही नीम की पत्ती और हल्दी का लेपन। और एक चीज परिस्थितियों के हिसाब से अगर पशुपालक भाई इसमें देसी उपचार के साथ साथ थोड़ा सा उसमें एलोपैथिक भी मिला दें, जैसे इस बीमारी में एक सल्फर ड्रग, सल्फानिलामाइड पाउडर है या सल्फा ड्रग है, सल्फाडिमिडीन की बोलस है, ये बहुत ही कारगर है। उस लेप में अगर 1-2 बोलस सल्फाडिमिडीन की भी डाल करके लगाएंगे तो ये अत्यधिक लाभकारी हो जाता है। तो इफेक्टिव है, राजस्थान का भी इफेक्टिव है, तमिलनाडु का भी इफेक्टिव है, और हम लोगों ने जो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसको इजाद किया है, ये बहुत ही कारगर हो रहा है, जैसा कि मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है इस बीमारी के बारे में। तो कारगर है डॉक्टर साहब इसमें। हमारे पशुपालक बंधु इसको जरूर नोट करके रखें जो सर ने बताया, और बहुत ही सस्ता और घरेलू उपचार है जो जरूर ही फायदेमंद होगा। सर, अगला सवाल है कि जिन पशुओं में लंपी त्वचा रोग नहीं है, तो क्या उनको जी पहले से टीकाकरण पहले से दिया जा सकता है? बिल्कुल, जिन इसमें है क्या कि जिन पशुओं में लंपी त्वचा रोग नहीं है उसी में टीकाकरण किया जाना है। वैक्सीनेशन हमने कहा ना कि जैसे हमारे यहाँ हमारी भारत सरकार ने आईवीआई और उसकी मदद से जो है हमारी भारत सरकार ने वैक्सीन बना ली है, वैक्सीन लंपी प्रो नाम के से वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो वैक्सीन जो है अभी नहीं लगाई जा रही है। अभी चूंकि फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ है तो हमारे यहाँ गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा रही है कैप्री पॉक्स वायरस को बचाने के लिए। तो इसमें विशेष बात यह है कि वैक्सीनेशन स्वस्थ पशुओं में ही वैक्सीन इफेक्टिव है और वैक्सीन लगाया जाना जरूरी है। जो पशु प्रभावित हो गए हैं उसमें वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। और जो 4 माह से बड़े पशु हैं, जैसे गोवंशी पशुओं में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो बछड़े गोवंशी पशुओं के, चाहे बछड़े बछिया 4 माह के ऊपर है, उसमें वैक्सीनेशन किया जाना है। जो प्रभावित पशु हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं किया जाना है, उनको छोड़ देना है। और जो गांव ज्यादा प्रभावित है उसमें भी करीब 35-40 दिन बाद जो स्वस्थ पशु हैं उसमें वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन बीमार पशुओं में वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक अफ्रीकन कंट्री में डॉक्टर साहब इसकी स्टडी की बात हुई, इसका अध्ययन किया गया कि इसमें जो पशु बीमारी से ग्रसित हुए और बीमारी से ग्रसित होने के बाद उनके काफ प्रोडक्शन हुआ, तो चूंकि उसमें एंटीबॉडी का सर्कुलेशन उनके मिल्क के द्वारा गया, प्रभावित नहीं हुए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में छोटे बछड़े भी इससे प्रभावित हो रहे हैं हम लोगों के यहाँ। तो मैं ये कहूंगा कि 4 माह से ऊपर जो पशु हैं बछड़े बछिया, उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। स्वस्थ पशुओं का, बीमार पशुओं का नहीं होना है। धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब हमारे कुछ पशुपालक बंधुओं के सवाल हैं जी लंपी त्वचा रोग से ही संबंधित। क्या गाभिन जी पशुओं को भी टीका लगवा सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और इसका बिल्कुल गाभिन जो एडवांस प्रेगनेंसी में है, देखिए वैक्सीन ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन इसमें नहीं, कहने का मतलब कि उसके गर्भ को, वो बछड़े को पेनिट्रेट करने की क्षमता उसमें नहीं है।
वैसे तो हम लोग गाभिन पशु को जो एडवांस प्रेगनेंसी में है उनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि 80% वैक्सीनेशन किया जा रहा। लगवा सकते हैं, जो लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने रह गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कभी कभी पशु वैक्सीन से स्ट्रेस तनाव में भी आ जाता है। बाकी वैक्सीनेशन इसमें करवा सकते हैं, जो कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन इसमें नहीं है। और एक बात और इसमें पाई गई, जो पशु बीमारी से ग्रसित थे, मान लीजिए इसमें एक बीमारी में एक लक्षण आता है, इसमें एबॉर्शन हो जाता है, तो जो एबॉर्टेड फीटस था, जो पाया गया कि एबॉर्टेड, हालांकि हम लोगों के यहाँ भी बहुत ज्यादा एबॉर्शन के केस नहीं आए, हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा, थ्योरेटिकली जो पाया गया डॉक्टर साहब इसमें, उसमें एबॉर्टेड पशु में जो उससे बछड़ा या बछिया जो भी था, उसके शरीर पे कोई भी गांठ नहीं पाई गई है। तो बिल्कुल टीकाकरण करवाएं, लेकिन लास्ट के महीने में 1-2 महीने में उसको छोड़ दें, जो एडवांस प्रेगनेंसी हो तो। सर एक दूसरा प्रश्न है, दयाराम पशुपालक हैं, उनका सवाल है जी, कि पशुओं में लंपी का टीकाकरण क्या प्रत्येक वर्ष करवाना पड़ेगा? अभी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। इसकी 1 साल की इम्यूनिटी है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। वैसे तो कहा जाता है कि एक बार बीमारी होने की बात, इसमें ये लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी, चूंकि बीमारी अभी हिंदुस्तान में आई हुई, इंडिया में आई हुई है, तो जहां तक इसकी रिकमेंडेशन है कि इसमें एनुअल वैक्सीनेशन कराया जाना आवश्यक है, विशेष रूप से इम्यूनो कम्प्रोमाइज, यानी जो पशु ज्यादा सेंसिटिव हैं उसमें हर साल वैक्सीनेशन, पर एनम वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जो पशु इन्फेक्टेड हो गए हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि लाइफ लॉन्ग उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, लेकिन वैक्सीनेशन से अभी ऐसी कोई स्टडी प्राप्त नहीं हुई। अभी जो रिकमेंडेशन है, साल भर में वैक्सीनेशन कराया जाना जरूरी है। सर अगला सवाल एक राजेश प्रताप सिंह पशुपालक हैं, उनका जी लंपी स्किन डिजीज से अलग सवाल है कि उनका जी पशु गाभिन नहीं हो रहा है, तो क्या जी कोई घरेलू उपचार के माध्यम से ऐसा कुछ आप क्योंकि आपका नहीं, बड़ा लंबा अनुभव है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि मैं उस विषय का भी विशेषज्ञ हूँ, और जी पिछले जी सर। 14 15 15 16 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। गाभिन ना होना, चूंकि ये पशु बार बार गर्मी में आ रहा, रिपीट ब्रीडर है तब नहीं रुक रहा है, या गर्मी में नहीं आ रहा है। अगर अब चूंकि उनका सवाल इस तरीके से, तो मैं दोनों बातों को एड्रेस करता हूं, जिससे जो भी समस्या हो उसका निराकरण हो जाए। अगर उनका पशु गर्मी में नहीं आ रहा है और पशु का शरीर का भार सही हो गया, यानी 300 केजी के आसपास, 270 से 300 किलो के बीच में है, तो देसी में लोग अंकुरित जौ, खल, ये सब यानी बैलेंस्ड राशन, और साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर ये दें, तो उसमें आधी समस्या उनकी, 60% समस्या उनकी दूर हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस इसमें बहुत ज्यादा समस्या होती। कभी कभी देखा गया, चूंकि हम लोग काम कर रहे हैं एज ए गायनकोलॉजिस्ट, इस विषय के विशेषज्ञ होने के नाते, कभी कभी पशु को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस के होने के बाद भी उनका पशु गर्मी में नहीं आ रहा, सारा खान पान सही है, बैलेंस्ड राशन है, मिनरल मिक्सचर है, डिवर्मिंग भी प्रॉपर है, उसके बाद भी पशु गर्मी में नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने जो पाया है कि इसमें वो ट्रेस एलिमेंट, कभी कभी किन किन जगहों पे सारा कुछ होने के बाद जो कहते हैं ना कि प्रिकर्सर्स होता है, उसमें ट्रेस एलिमेंट होता है, वो ट्रेस एलिमेंट उसमें नहीं मिलता, तो स्वस्थ होने के बाद, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस के बाद भी पशु गर्मी में नहीं आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ट्रेस एलिमेंट, बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट की गोलियां मार्केट में उपलब्ध है, मैं किसी का नाम इस फोरम पे लूं उचित नहीं है। पशु चिकित्सक की सलाह से ट्रेस एलिमेंट की गोलियां 10-15 दिन खिलवा दें, तो वो पशु उनका गर्मी में आ जाएगा। अगर पशु उनका गर्मी में आ रहा, उसके बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रहा है, तो इसमें 3 बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, उसकी समय, यानी पशु गर्मी में ज्यादातर सुबह और शाम उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। गाय है तो वो थोड़ा सा रंभाएगी, भैंसे ज्यादातर फिजियोलॉजिकल साइन नहीं शो करती, सुबह शाम देखेंगे। अगर श्रवण आया हुआ है तो समय पे, उचित समय पे, यानी पशु की गर्मी में आने के 12 घंटे, 10 से 12 घंटे बाद उसका गर्भाधान कराया जाना, यानी सुबह गर्म हो तो शाम को करवा दें, शाम को गर्म हो तो सुबह उसमें यही करवा दें। अगर उसके बाद भी पशु उनका नहीं रुक रहा है, तो उसमें सुबह और शाम 2 बार यही करवाएं। उसकी गर्मी मान लीजिए 24 घंटे समान रूप में होती है। अगर किसी पशु की कभी कभी जो क्रॉसब्रेड काऊ हैं, जो एचएफ काऊ, उसमें 36 घंटे तक चली जाती है, सुबह करवाएं, अगले दिन करवाएं,
या सुबह शाम करवा दें, 2 बार करवा दें, तो गर्भधारण की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर इसके बाद भी नहीं रुकता है तो नजदीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के, या जहां पे भी उनको सुविधाजनक हो, उचित डॉक्टर से सलाह लेकर के वो एक बार अपनी चर्चा करेंगे तो उस समाधान जरूर हो जाएगा। लेकिन इतना करेंगे तो 90% इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर बार बार पाल खा रही है तो गर्मी में आने के बस उसका स्राव सही होना चाहिए। उसमें अगर गंदगी होगी तो उसमें पशु चिकित्सक की सलाह से उसके बच्चेदानी में 3-4 दिन दवा डलवानी पड़ेगी, सफाई करवानी पड़ेगी, तभी गर्भधारण करेगा। अगर ये समस्या नहीं है, 2 बार करवाएंगे तो गर्भधारण उसमें हो जाएगा। राजेश प्रताप सिंह को जरूर आपकी बातों से को जरूर लाभ पहुंचेगा। अब सर, जो हमारा लास्ट सेक्शन है जिसमें हमारे छात्र छात्राओं का एक प्रश्न है कि जी जैसे वो गांव घर जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते होंगे, क्योंकि सवाल भी कुछ ऐसा ही आया है हमारे पास कि लंपी की कौन कौन सी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। लंपी की वैक्सीन मार्केट में, जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया कि अभी हमारी भारत सरकार, चूंकि वैक्सीन हमारे यहाँ, मैंने बताया ना कि 1929 में ये बीमारी जाम्बिया में हुई, और पहली बार ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन इजराइल में 1900, बाकी अफ्रीकन कंट्री को प्रभावित करती रही, और ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन अफ्रीकन कंट्री को छोड़ करके या अरबियन कंट्री को छोड़ करके सबसे पहले इजराइल में 89 में, और बांग्लादेश के रास्ते ये 19 में, और हिंदुस्तान उसके बाद पाकिस्तान को प्रभावित किया, श्रीलंका को प्रभावित किया, 2022 में हमको प्रभावित किया। जहां तक वैक्सीन की बात है तो अभी तो कोई भी लंपी की देखा जाए, इसमें मैं बताना चाहूंगा, हम चूंकि हमारे वडिंग छात्र छात्राएं हैं, तो ये जो लंपी जो है, ये पॉक्स लंपी बीमारी जो है, लंपी स्किन डिजीज, ये पॉक्स विरिडी फैमिली के कैप्री पॉक्स वायरस से होता है। कैप्री पॉक्स वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, और इसमें होता क्या है कि ये पॉक्स वायरस है, इपिथेलियोट्रोपिक होता है, वैक्यूलाइजेशन होता है इसमें, और ये इसमें 2 पॉक्स वायरस जैसे सी पॉक्स और गोट पॉक्स, ये बहुत ही सिमिलरिटी इन दोनों में है। और अभी जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है लंपी पॉक्स की वैक्सीन, लंपी प्रो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो कैप्री पॉक्स वायरस से बनाई गई है। कैप्री पॉक्स वायरस माने इस वायरस का लाइव एटेन्यूएशन करके इसको बनाया गया, नहीं होमोलोगस वैक्सीन। तो होमोलोगस वैक्सीन जो मार्केट में, जो आइवेराई ने बनाया है विद, हमें लगता है कि ये हिसार में जो हमारा इक्वाइन रिसर्च सेंटर और आइवेराई की कोलेबोरेशन से वैक्सीन बनी है लंपी प्रो वैक्सीन, तो ये होमोलोगस वैक्सीन है, यानी कैप्री पॉक्स वायरस से बनाई गई। लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, जो WHO की गाइडलाइन है, किसी भी देश में अगर फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ तो हम सीधे उस वायरस को फील्ड में नहीं उतार सकते हैं, उसको सीधे फील्ड में इनोकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये OIE की रिकमेंडेशन और WHO की गाइडलाइन, चूंकि हमारे देश में इसका पहली बार, एक तो वैक्सीन नहीं है, लंपी प्रो वैक्सीन बनने में अभी 6 महीने लगेंगे, दूसरी जो एज पर WHO गाइडलाइन हम लंपी प्रो को पहले अभी नहीं उतार सकते, तो इससे मिलती जुलती हम होमोलॉगस के बजाय कैप्री पॉक्स वायरस का जो हेट्रोलॉगस ग्रुप है, हेट्रोलॉगस यानी सी पॉक्स और गोट पॉक्स जिसमें क्रॉस लिंकेज है, ये इम्यूनिटी देता है। तो अभी हम गोट पॉक्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और इसमें ये देखा गया कि हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनिटी तो डेवलप हो रही है, बिल्कुल डेवलप हो रही है, लेकिन अगर वायरस का स्प्रेड हो रहा है, अगर आउटब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रभावित करके, यानी बीमारी तो होती है लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो नहीं होता। 2-3 दिन में पशु में 2-4 गांठें आती हैं और बीमारी निकल जाती है। तो अभी हम गोट पॉक्स वैक्सीन, जो कि हेट्रोलॉगस लाइव एट्यूनेटेड है, कैप्री पॉक्स से रिजेम्बलेंस है, उसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं एज पर गाइडलाइन ऑफ WHO। लंपी प्रो वैक्सीन बनने में 6 महीने लगेंगे, अभी उसका वैक्सीनेशन ना तो मार्केट में उपलब्ध है, ना तो उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। चलिए सर, हमारे छात्रों को भी उनका जवाब मिल गया। सर, कुछ हमारे जो पशुपालकों के लिए कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि जो हमसे छूट गए हों, तो उनके लिए आपका कोई संदेश पशुपालकों के लिए? बिल्कुल, पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए हम 2-3 बातें उनसे कहना चाहेंगे कि एक तो ये बीमारी गोवंशी पशुओं, जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया, डिस्कशन किया, गोवंशी पशुओं को ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो इस समय पशुओं को अगर प्रभावित, देखिए इसमें सबसे पहले टीकाकरण कराना आवश्यक है, टीकाकरण प्रभावी है।
इसमें किसी तरीके से कोई भ्रांति नहीं है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण रह गई है, हम अपने पशुपालक और दुग्ध पालक को बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो इसमें भ्रांतियां, अलग अलग भ्रांतियां हैं कि ये बीमारी, ये चीज गांठ बांध के रख लें कि ये बीमारी मनुष्यों को नहीं होती है। बीमारी मनुष्यों में नहीं पाई जाती, किसी भी पशु से किसी भी मनुष्य को नहीं होती है। दूसरी चीज, ये बीमारी दूध पीने से मनुष्य में चूंकि होती नहीं है, तो ऐसा प्राय देखा गया है कि कुछ लोग दुग्ध पालक जो हैं, जो पशुपालक हैं, दूधिया जो हैं, जो दूध का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, लोग दूध लेना पसंद नहीं कर रहे हैं गोवंशी पशुओं का, गायों का। तो बिल्कुल पिए, दूध पिए, उबाल करके पिए। दूध से पशु, एक तो बीमारी मनुष्य में नहीं है, दूसरी चीज दूध से मनुष्य में बीमारी होगी नहीं, कच्चा दूध नहीं पीना है। ये वायरस, इसकी सेंसिटिविटी अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए बॉयल करेंगे, दूध की बॉइलिंग 100 डिग्री टेम्परेचर पे होती है, तो उस पे बॉइलिंग पॉइंट उसका इतना ज्यादा है, तो उस पे ये बीमारी एक तो मनुष्य में होती नहीं, इवन भेड़ बकरियों में नहीं होती, मनुष्य तो छोड़ दीजिए। तो दूध पीने में बिल्कुल कोताही ना करें, और कोई भी ये बीमारी दूध से नहीं होती है। इसलिए अपने बच्चों को, सब लोगों को दूध पिलाएं, भ्रांतियों में ना रहें। और जो पशु प्रभावित हो गए हैं उनको थोड़ा सा मल्टीविटामिन और टॉनिक, अगर उनके पास उनकी क्षमता हो, सुपाच्य भोजन दें, तो रिकवर करने में और दूध का वापस उत्पादन लाने में सुविधा मिलेगी। धन्यवाद सर, आपने लंबी त्वचा रोग के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी हमारे पशुपालकों को दिया, और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम आपको इसी तरीके से आमंत्रित करते रहेंगे, ताकि हमारा पशुधन मजबूत हो और लोगों तक जानकारी पहुंचे। साथ ही साथ जो पशुपालक हैं वो भ्रांतियों में न पड़े, क्योंकि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं होती है। और हमारे सर का जो उन्होंने आज जो चर्चा किया, उसके बारे में आप लोग जो घरेलू उपचार बताया उसको नोट करके रखिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और लोगों से, किसान भाइयों से और हमारे बडिंग छात्रों से इंटरेक्ट होने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार।